हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीआर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड का जो सेकंड पार्ट तक की जो वीडियोस है वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे जो भी रूसो थे उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के ऊपर जो 3 बातें रखी थी, मानव प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते के बारे में। तो उसके बारे में हम जानेंगे जो कि आधार माने जाते हैं और इनको पूरा का पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये 3 पॉइंट, मानव प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता, बस ये 3 पॉइंट हमने बस जाने थे, लेकिन इसको आज हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रूसो है उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन, ठीक है, उसमें अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, क्या नाम था उसका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें किया है। रूसो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उल्लेख निम्न आधारों पर करते हैं। तो वो आधार कितने हैं? 3 है। पहला है मानव प्रकृति, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था और तीसरा है सामाजिक समझौता। तो देखते हैं अपन सबसे पहला पॉइंट जो है मानव प्रकृति, उसको मतलब उसके बारे में क्या बताया गया है। तो देखो मानव प्रकृति के बारे में बताया गया है कि मानव की मूल प्रकृति का विस्तृत विवरण रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जो रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें किया है। तो जो मानव की जो भी प्रकृति है उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर रूसो ने कौन सी पुस्तक में लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, ठीक है। इस पुस्तक में उसने एक काल्पनिक स्थिति का उल्लेख किया है, मतलब एक ऐसी स्थिति का उल्लेख किया है जो थी ही नहीं, जो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ठीक है, जिसे उसने प्राकृतिक दशा की संज्ञा भी दी है। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव या उसकी प्रकृति की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य स्वभाव से तो क्या है, अच्छा होता है, वह सभ्य और गुणवान और पूर्ण होता है, उसमें दया, प्रेम और सहानुभूति की पूरी भावना होती है। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। जहाँ अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव मतलब मनुष्य को सामाजिक माना है, रूसो उसे अच्छा मानते हैं, ना कि सामाजिक। तो जो अरस्तु थे वो ना क्या मानते थे कि व्यक्ति क्या है या फिर मनुष्य क्या है, सामाजिक है। लेकिन रूसो का मानना क्या था? रूसो ये मानते थे कि व्यक्ति सामाजिक नहीं है, वो शुरू से ही क्या है, बहुत अच्छा है। और रूसो ना मतलब कि मनुष्य की जो भी प्रकृति है उसको बहुत अच्छा मानते हैं शुरू से ही। तो रूसो का प्राकृतिक मनुष्य, ठीक है, रूसो का प्राकृतिक मनुष्य जो मतलब वो मानते हैं कि मनुष्य क्या है, प्राकृतिक है, और अरस्तु क्या मानते हैं, मनुष्य क्या है, सामाजिक है। तो रूसो का प्राकृतिक मनुष्य होब्स के प्राकृतिक मनुष्य के जैसे आदिकालीन जंगली मनुष्य नहीं है, ठीक है। होब्स का मानना कुछ और था और रूसो का मानना कुछ और है। तो देखो रूसो का प्राकृतिक मनुष्य होब्स के प्राकृतिक मनुष्य के जैसे आदिकालीन जंगली मनुष्य नहीं है। रूसो का प्राकृतिक मनुष्य तो वह दार्शनिक राजा हो सकता है जिसका सपना प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में देखा है। वे कहते हैं कि मनुष्य पूरी तरह अपना उचित अनुचित का ख्याल रखने में क्या होता है, सक्षम होता है। वो इस काबिल होता है कि उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और जहाँ लोक का मनुष्य शांति प्रिय और विवेकी है, जहाँ होब्स का मनुष्य स्वभाव से क्रूर, हिंसक, दुष्ट और स्वार्थी है, वहीं रूसो का मनुष्य स्वभाव से सरल, भद्र और स्वतंत्र और विवेकी है, ठीक है। तो तीनों के बारे में बता दें कि तीनों मनुष्य के बारे में क्या सोचते हैं। लोक का मानना क्या था, होब्स का मानना कुछ और था और रूसो का मानना कुछ और था। रूसो कहता है कि मनुष्य का आत्म प्रेम जब घमंड का रूप ले लेता है तो मनुष्य बुरा बन जाता है, ठीक है। रूसो के लिए तो क्या है, मनुष्य मतलब रूसो मनुष्य के चित्रण के बारे में बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य शुरू से ही बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो क्या ले लेता है, घमंड का रूप ले लेता है, तो वो बुरा बन जाता है तथा उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसा किसने बोला है? रूसो ने। घमंड के कारण मनुष्य विफल होने पर लज्जित होता है, मतलब उसको शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है जब उसको घमंड होता है, और वो घमंड में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, मतलब असफल हो जाता है। और सफल होने पर मिथ्याभिमान, मतलब उसमें घमंड और बढ़ जाता है, ठीक है, और उससे वो फूल उठता है।
घमंड के कारण मनुष्य दूसरे का अपमान भी करता है और दूसरों से बदला लेने की भावना से जलता रहता है कि मैं उससे क्या लूँगा, बदला लूँगा। घमंड ही मनुष्य के स्वभाव को निष्कृष्ट और क्रूर बनाता है, ठीक है। उसकी सहानुभूति की भावना को दबाता है और एक विवेक को अपवित्र बना देता है। तो घमंड ना मनुष्य को बिल्कुल क्या कर देता है, पतन की ओर लेके जाता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया गया। और ये किसका मानना है, रूसो का मानना है। जबकि रूसो ये मानते हैं कि व्यक्ति क्या है, मतलब जो मनुष्य है वो प्राकृतिक है और दूसरा सामाजिक नहीं है। और बाकी लोग के अनुसार कुछ और बताया गया, अरस्तु ने कुछ और बताया और होब्स ने भी मनुष्य की कुछ और वो परिभाषा या फिर आप कह सकते हो उनके बारे में वर्णन करते हुए कुछ और बातें रखी है। तो रूसो का मानना गया शुरू से ही व्यक्ति अच्छा है, लेकिन जब उसमें घमंड आ जाता है तो इन सब चीज़ों का जो विकास है वो शुरू होने लग जाता है। अब इसके बाद बोला गया, इस प्रकार संसार के समस्त दोषों का मूल स्रोत घमंड है, ठीक है। जितने भी अगर संसार के अंदर अगर हम वो देख रहे हैं दोष, ठीक है, बुराइयाँ देख रहे हैं, तो उसका मेन जो सोर्स है वो क्या, अपना घमंड है। घमंड की छत्र छाया में पनपती हुई कला और संस्कृति मनुष्य के स्वभाव को विकृत मतलब बेकार कर देती है। रूसो आगे ये भी कहते हैं कि बनाने में मनुष्य को बुरा, ठीक है, बनाने में मनुष्य को बुरा सामाजिक संस्थाओं कलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। मनुष्य को जो बुरा बना रहे हैं तो उनको बनाने में सामाजिक संस्था का भी हाथ है और कलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो ये अपन ने मानव प्रकृति के अंदर पढ़ा कि मानव प्रकृति के बारे में अलग अलग विचारकों का क्या कहना था। और रूसो के बारे में हमने सबसे ज़्यादा जाना, क्यों, क्योंकि रूसो की ये क्या अपनी जो यूनिट है सेकंड वो रूसो के ऊपर ही है। तो इसलिए हमने होब्स के बारे में भी जाना, लोक के बारे में भी जाना और साथ ही साथ अरस्तु ने भी क्या बात रखी थी मानव प्रकृति के बारे में वो भी जाना। लेकिन रूसो की जो डेफिनेशन थी रूसो के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मनुष्य के प्रकृति के बारे में वो क्या सोचते थे मानव प्रकृति के बारे में, वो हमने बड़ा चढ़ा कर करी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड है वो घमंड को लेके बताया गया। तो आपको भी यही रखना है और आप अपनी ओर से भी कुछ वर्ड ऐड कर सकते हो कि जो आपको लगता है, ठीक है, कि इसमें घमंड के बारे में बताना है। तो आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है। तो देखो सेकंड पॉइंट में बोला गया है प्राकृतिक अवस्था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में जब तक मनुष्य रहता है तो उसमें उनका जीवन सरल मतलब आसान रहता है, शांत, संतुष्ट और सुखमय था। लेकिन वह एक आदर्श वन्य प्राणी था, बहुत बढ़िया प्राणी था। कब, जब वो प्राकृतिक अवस्था में था, जो कपड़ा नहीं पहनता था, जंगलों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि उसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी, कोई उसके पास प्राइवेट संपत्ति मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो उन्हीं संसाधनों का यूज़ करता था जो सबके लिए है, ठीक है। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उन सब का यूज़ किया जाता था प्राकृतिक अवस्था में। फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मानव अच्छी तरह से कर लेता था, ठीक है। वो जितनी ज़रूरत है उसको वो उतनी ज़रूरत का सामान लेता था और चले जाता था, ठीक है। किसी प्रकार का कोई लालच वगैरह उस समय नहीं था प्राकृतिक अवस्था के समय, ठीक है। ये हम बात करें शुरुआती समय की, जैसे आप आदि मानव का समय भी मान सकते हो, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव अच्छी तरह से कर लेता था, ठीक है। उसके अंदर भले बुरे, पाप पुण्य, ऊंच नीच, नैतिक अनैतिक और मेरे तेरे की कोई भावना भी नहीं थी। और ना ही अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाता था वो। और साथ ही साथ उसके जो व्यवहार थे वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा नियंत्रित होते थे। प्राकृतिक जो नियम हैं जो सबके लिए बनाए गए हैं उनके द्वारा ही क्या होंगे, नियंत्रित या कंट्रोल किए जाते थे। वह बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करता था, ठीक है। बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करते थे। पहले आदि मानव की बात हो रही है। रूसो कहता है कि ये वह अवस्था थी जिसमें लोगों के बीच अपनापन और परस्पर सहयोग मतलब आपस में सहयोग की भावना विद्यमान थी। लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते थे, ठीक है। व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार काम करता था और इस अवस्था में मनुष्य की ज़िंदगी पशु के समान तो अवश्य थी, ठीक है, मतलब जानवरों के बराबर थी, लेकिन वह बिल्कुल निष्पाप और निर्दोष था, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति या मनुष्य की ज़िंदगी होती है वो पशु के बराबर थी, लेकिन वो बिल्कुल निष्पाप और निर्दोष थी। लेकिन फिर भी मनुष्य में विवेक की शक्ति होती है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में ये शांति, ठीक है, जो ये शक्ति है वो छिपी और अविकसित और
सुषुप्तावस्था, ठीक है, में रहती है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में वह विवेकहीन होता था। प्राकृतिक अवस्था में मतलब व्यक्ति के जो बुद्धि का विकास है वो नहीं हुआ था, लेकिन ये मान सकते हैं कि वो निष्पाप है और निर्दोष था, ठीक है। उसके अंदर जो शक्ति थी ना वो छुपी हुई थी, जो कि बाद में उभर के सामने आई। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य का विकास हुआ। वह सिर्फ कंदन मतलब जोर जोर से इशारों में बोलने वाला भाषा जानता था और कोई भाषा नहीं जानता था, ठीक है। भाषा के बिना विचार असंभव है, इसलिए प्राकृतिक मनुष्य ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, और ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ना सुखी होता है ना दुखी होता है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती, जैसे कि रोबोट भी आप मान सकते हो। और इस अवस्था में कोई परिवार की अवधारणा नहीं होती थी। लोग घुमक्कड़ जिंदगी जीते थे या व्यतीत करते थे या बिताते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। वे सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैचारिक दृष्टिकोण से भी पशु के समान थे, क्योंकि पशु के समान वह बुद्धिहीन होता था, परंतु अपने आत्म प्रेम या अपने खुद के प्रेम और सहानुभूति की भावना के कारण वह पशु से भी अलग होता था, ठीक है। इस प्रकार रूसों की प्राकृतिक अवस्था ना तो होब्स के समान अराजकतावाद और युद्ध की अवस्था है, न लोक के समान सद्भावना और सौहार्द या पारस्परिक सहयोग की अवस्था है। वे ना तो होब्स के समान इस अवस्था को दुर्गुणपूर्ण एवं ना ही लोक के समान सद्गुणपूर्ण मानता है, ठीक है। मतलब लोक और जो होब्स है उनके बिल्कुल भी बराबर नहीं है। उसके अनुसार ये अवस्था ना तो पाप में है मतलब बुरी है, और ना ही पुण्य में है मतलब ना तो अच्छी है ना बुरी है। लेकिन रूसो कहता है कि यह अवस्था ज़्यादा दिन तक जनसंख्या की वृद्धि तथा निजी संपत्ति के उदय के कारण नहीं रही, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और निजी संपत्ति का विकास होते लग गया, तो जो मनुष्य है वो प्राकृतिक अवस्था से बाहर आ गया और सामाजिक में बदल गया, ठीक है। लेकिन व्यक्ति शुरू से क्या था, बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें जब निजी संपत्ति आई तो उसमें घमंड भी आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास तेजी से होने लगा, जिससे असमानता मतलब जो बराबरी का दर्जा वो ख़त्म हो गया और असमानता उत्पन्न हुई। ये असमानता निजी संपत्ति की उत्पत्ति से शुरू हुई, कारण कि आर्थिक विकास ने लोगों को ज़्यादा जागरूक बना दिया, ठीक है। आर्थिक विकास होने लगा तो लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए, ठीक है। एवं लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करके ताकत जो थी मतलब जो इकट्ठा करने की जो ताकत थी उसमें ताक में रहने लगे, ठीक है। ये मतलब बात ये है कि आर्थिक जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने आर्थिक विकास पे ध्यान दिया, ठीक है। उनको पैसे चाहिए थे तो वो पैसे कमाने के लिए क्या करे, इधर उधर भटके। फिर उसके बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे करके अपना आर्थिक विकास किया। फिर उसके बाद वो निजी संपत्ति खरीदने लग गए, ठीक है। खुद की संपत्ति होती वो इकट्ठा करने लग गए, उसी में चलते गए। फिर उनमें एक दिन स्वार्थ भी आ गया, फिर उस स्वार्थ के चलते उनमें घमंड आ गया, तो घमंड के चलते फिर वो एक दूसरे से जलन की भावना रखने लग गए। तो ये सब हुआ जिसकी वजह से मनुष्य क्या हो रहा है, पतन की ओर चलता जा रहा है। रूसो ने लिखा कि वही व्यक्ति जिसने सबसे पहले एक भूखंड को घेर कर ये घोषणा की कि ये मेरा है और अन्य लोगों में ने मूर्खतावश उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया, नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। व्यक्तिगत संपत्ति का व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है। खुद की जो मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति, उसका बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, लोगों पर प्रभाव पड़ा। इस संपत्ति के साथ साथ कृषि का विकास भी तेज़ी से होने लगा। फिर परिवार की स्थापना हुई, सामाजिक संस्थान जो संस्थाएं थी उनका जन्म हुआ, समाज के अंदर संस्थाएं बनने लग गई। मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला और मनुष्यों में ईर्ष्या मतलब जलन की भावना उत्पन्न होने लगी, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था घमंड वगैरह वो सब उत्पन्न होने लग गया था, क्योंकि जो निजी संपत्ति है लोग उसको इकट्ठा करने लग गए थे। स्वार्थ की भावना जागी, फिर ईर्ष्या जलन वगैरह हुआ, फिर घमंड आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया चालाक तथा शक्तिशाली व्यक्तियों ने ज़्यादा फायदा उठाया, ठीक है। उन्होंने निर्बल मतलब जो लोग जिनके पास पावर नहीं है उनको दास बनाया तथा स्वयं सत्ताधारी बनकर कानून का निर्माण किया, ठीक है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको दास बना दिया और खुद क्या करें, सत्ताधारी बन गए। वो कानून का निर्माण करने लगे कि इस प्रकार के कानून होंगे, और वो उस प्रकार के कानून बनाते थे जिससे उनको ही फ़ायदा हो, जो बड़े बड़े लोग थे। और निर्बलों को शोषण करने शुरू कर दिया, मतलब दास का शोषण करना उन्होंने शुरू कर दिया। इससे समाज में असमानता उत्पन्न हुई।
मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब वो जो प्राकृतिक अवस्था थी उससे बाहर आ चुके हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में क्या था, उसमें जो मतलब संपत्ति इकट्ठी नहीं करते थे, और दूसरी बार वो स्वार्थ की भावना भी नहीं रखते थे, उनका विकास भी नहीं हुआ था ढंग से। तो वो जलन या फिर घमंड किसी प्रकार का कोई मतलब, ना तो वो अच्छे थे ना बुरे थे, ठीक है। वो किसी प्रकार की कोई भावना नहीं रखते थे, वो अपने आप से प्रेम करते थे, आत्म प्रेम करते थे। दूसरी बात, जैसे जैसे प्राकृतिक अवस्था समाप्त हुई तो सामाजिक जो अवस्था थी उसने जन्म ले लिया, जिसमें हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था, घमंड, चलाक या फिर निजी संपत्ति को इकट्ठा करना, जिसको हम व्यक्तिगत संपत्ति भी कहते हैं, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आर्थिक विकास पर ध्यान देने लग गए। फिर आर्थिक विकास से वो स्वार्थ की भावना आ गई, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो स्वार्थ दिखाने लग गया, ठीक है। फिर घमंड, फिर चलाक, फिर उसके बाद जिनके पास कम पैसा रहा वो निर्बल बन गए, मतलब दास बन गए, और जिनके पास ज़्यादा पैसा रहा वो सत्ताधारी बन गए, मतलब सरकार बनाकर अब कानून का निर्माण करने लग गए। और उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे दास या निर्बल लोगों का क्या हो, शोषण हो, और उन्होंने निर्बल लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद बोला गया सामाजिक विषमता ने, मतलब समाज के अंदर जो इतनी सारी बुराइयां आ गई या असमानता फैल चुकी है, उसने अन्य बुराइयों को जन्म दिया, ठीक है। एक और बुराई जन्म लेने लगी, कला, विज्ञान, निजी संपत्ति की संस्था और श्रम विभाजन के उदय ने सभ्य समाज को जन्म दिया। मतलब एक सभ्य समाज बन गया था जिसमें मनुष्य की प्राकृतिक समानता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, ठीक है। सभ्य समाज के उदय होने से निर्धनता और दुखी की शुरुआत हुई। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, मतलब लोगों की बुरी हालत, शोषण, हत्या, बीमारी और बढ़ती गई, ठीक है। इस प्रकार रूसों की मूल समस्या एक ऐसे आदर्श समाज के निर्माण का खाका खींचना है जिसमें वर्तमान सभ्य समाज में प्रचलित निर्धनता और जो दुख है, शोषण है, हत्या और बीमारी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया, इस प्रकार रूसों की मूल समस्या एक ऐसे आदर्श समाज के निर्माण का खाका खींचना है जिसमें वर्तमान सभ्य समाज में प्रचलित निर्धनता, दुख, शोषण, अत्याचार जैसी अन्य बुराइयों का अंत हो सके तथा समानता, संपत्ति तथा स्वतंत्रता एवं सत्ता में सुधार, समन्वय स्थापित हो सके। तो इस प्रकार की जो थी समाज या फिर इस प्रकार की व्यवस्था को अवस्था का निर्माण करना चाहता था रूसो। अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने इस समस्या के समाधान के लिए एक नया सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस संदर्भ में रूसो के सामाजिक समझौते से प्राकृतिक अवस्था के समाज का नहीं बल्कि एक आदर्श समाज का निर्माण हुआ। तो यहाँ तक का जो पॉइंट है ना वो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आएगा। पहले तो आपको रूसो का जीवन परिचय लिखना है, फिर उसके बाद लिखा जाएगा कि रूसो ने नवीन सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया। तो उसके बाद आपको ये पॉइंट लिखने जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ठीक है। जहाँ तक अभी अपन पढ़ चुके हैं 3 पार्ट जो मैंने बनाए वीडियो के, ठीक है, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। तो आपको ये जो है क्वेश्चन यहाँ तक का तैयार हो गया है। फिर उसके बाद अपना जो नेक्स्ट आता है सामाजिक समझौता, जो इसका तीसरा पॉइंट है। पहला मानव प्रकृति था, ठीक है, फिर दूसरा प्राकृतिक अवस्था और तीसरा है अपना सामाजिक समझौता। तो 2 अपन ने पढ़ लिए हैं जो कि बहुत लेंथी थे। अब इसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो अपना सामाजिक समझौता है। फिर सामाजिक समझौते की जो आलोचना है या बुराई है वो किस किस ने की थी और क्यों की थी, उसका रीज़न हम जानेंगे। फिर उसके बाद जल्दी इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके 2 चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, उसके बाद ये अपनी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और इस जो आपकी बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इसके 4 यूनिट है, तो हम जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।